हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं अभी आ गया हूँ आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एमर्स फिजिक्स क्लासेस। और दूसरा नाम आप सबको पता ही है, संजय भैया फिजिक्स। तो बेटा आज अपन पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। अब हमने पिछली वीडियो में जाना है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अब अपन पढ़ेंगे बेटा नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। तो नॉर्मल रिएक्शन बहुत ही ज्यादा काम आने वाला फोर्स है। आज की जो पूरा वीडियो रहेगा बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज अपन पढ़ेंगे नॉर्मल रिएक्शन। ये लिख दिया मैंने केमिस्ट्री वाला रिएक्शन ना, तुम लोग मत लगना भाई। REACTION नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, इट एक्ट्स between surfaces which are in contact यानी दो सरफेसों के बीच में लगता है बेटा। और वे सरफेस हमेशा कांटेक्ट में होनी चाहिए, ये नहीं कि दूर दूर से ऐसे ऐसे नहीं, वो नहीं चलेगा भाई। सेकंड पॉइंट, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होगा भाई। और तीसरा, पुश टाइप फोर्स, नॉट पुल टाइप, पुश टाइप फोर्स यानी दबाव, एक दूसरे पे प्रेशर, एक दूसरे पे प्रेशर है भाई। अब इसको बेटा मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देता हूं, चलो ऐसे करो, ऐसे ऐसे, एक हाथ दो हाथ दोनों को ऐसे लगाओ, आंख बंद। नहीं, योगा नहीं करवा रहा हूं भाई, आंख बंद। आंख बंद करने के बाद बेटा फील करो अपने सीधे वाले हाथ की तरफ, केवल इसी पे ध्यान लगाओ। तो ऐसा लगेगा जैसे पहले हाथ का जो दबाव है वो हमें दूसरे हाथ पे लग रहा है। और फिर ऐसा ही सेम दूसरे हाथ की तरफ करना। नहीं, मेडिटेशन बेटा करना चाहिए, मेडिटेशन अच्छी चीज है, लेकिन मेडिटेशन नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को फील करवा रहा हूँ। तो अब बेटा इसका मतलब है दो सरफेस के बीच में लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और हमेशा दबाव ही एक प्रकार से मतलब धक्का, दबाव, प्रेशर, ऐसा एक ये फोर्स होता है। अब इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं ना। जैसे बेटा एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है, ये दो सरफेस हैं, दो सरफेस। अब इन दोनों के बीच में सरफेस तो केवल यही है भाई, ये वाली देखो, ये जो डार्क कर दी मैंने, ये है बेटा सरफेस। और पर सरफेस पर ऊपर वाला ब्लॉक है भाई 1 नंबर, नीचे वाला ब्लॉक है 2 नंबर। तो नीचे की तरफ लगेगा भाई एक फोर्स जिसे मैं कहूंगा N1 नॉर्मल फर्स्ट। क्यों कहा भाई? क्योंकि प्रेशर पहले ने लगाया है भाई, मैंने अभी आपको हाथों से क्या एग्जांपल दिया था, इस हाथ का प्रेशर इसके ऊपर, तो भाई इस हाथ का यानी पहले हाथ का दूसरे के ऊपर, तो उसको नाम तो पहले की वजह से पड़ेगा ना, तो नॉर्मल फर्स्ट। और बेटा अब भाई एक्शन हुआ है, एक्शन हुआ है तो रिएक्शन भी होगा, और रिएक्शन होगा भाई। अब ये सेकंड लगाएगा इस पे तो इसको कहेंगे नॉर्मल सेकंड। और असल में बेटा नॉर्मल फर्स्ट और नॉर्मल सेकंड दोनों क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। क्यों होंगे भाई? वो आपको पता है, इक्वल एंड अपोजिट। अगर एक्शन है तो रिएक्शन क्या होगा? इसके बराबर ही होगा। लेकिन अपन अभी फील के लिए, अपन अभी समझने के लिए इसको ऐसे ही मान लेते हैं। अब यदि मैं बेटा फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं फर्स्ट का, पहली बॉडी का, तो पहली बॉडी पर केवल और केवल बेटा एक फोर्स वर्क कर रहा है जो है N2। और अगर मैं सेकंड बॉडी का FBD बनाता हूं तो बेटा सेकंड बॉडी पे एक फोर्स काम कर रहा है केवल N1। समझ आ रहा है आपको? इसका मतलब है कि बॉडी पर लगने वाले फोर्स को हमें दिखाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई? फ्री बॉडी डायग्राम। और ये दोनों सरफेसेस के बीच के फोर्स को भी बताता है। एक बार इसको नोट करें।
चलिए अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल भाई, जैसे ये एक ब्लॉक है और जस्ट इससे चिपकता हुआ एक और ब्लॉक, ये दो ब्लॉक है बेटा, दो ब्लॉक हैं और दोनों ही, चलो ऐसे ही ठीक है। तो अब जो सरफेस है कॉन्टेक्ट सरफेस वो तो बेटा ये होगी ना, और जब कॉन्टेक्ट सरफेस ये है तो ये है बेटा फर्स्ट ब्लॉक, ये है सेकंड ब्लॉक, और दोनों ब्लॉक के बीच में लगेगा भाई नॉर्मल रिएक्शन। तो अब की बार कैसे लगेगा, ऐसे, क्यों, क्योंकि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये होगा भाई नॉर्मल फर्स्ट, यानी पहले की वजह से दूसरी सरफेस पर, और इस पे लगेगा इधर इधर ऐसे ऐसे नॉर्मल सेकंड। तो अब यदि मैं पहले का एफबीडी बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, तो बेटा पहले पर लग रहा है इधर की साइड में नॉर्मल सेकंड, और दूसरे का अगर मैं बनाता हूं बेटा तो दूसरे पर लग रहा है इधर की साइड में नॉर्मल फर्स्ट। अब आप कहोगे सर दूसरे पर तो ये दोनों ही लग रहे हैं, नहीं बेटा, नॉर्मल सेकंड मैंने आपको बताया ये पुश टाइप फोर्स है, यानी ये दबा रहा है, यानी पहला ब्लॉक दूसरे को दबा रहा है, वो दबाने का साइन मैंने आपको दिखाया है ये एरो से। तो पहला दूसरे को दबा रहा है, तो फोर्स किस पे लग रही है, दूसरे पे। किसकी वजह से भाई, पहले की वजह से। आ रहा है समझ में, एक बार इसे नोट करेंगे। अब अपन पढ़ते हैं भाई ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन में ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको अपन आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। अभी ये आपको समझ कम आया होगा, ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम में जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेटा अब अपन पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ब्लॉक ओवर ब्लॉक, ब्लॉक ओवर ब्लॉक। हैप्पी बर्थडे वाला केक, 3 स्टोरी केक, डबल स्टोरी केक, बेटा केक से ही समझ में आता है, ज्यादा अच्छा है ना। तो ये है पहली स्टोरी, फिर ये है दूसरी स्टोरी, फिर ये है तीसरी स्टोरी, तो ये है 3 स्टोरी केक, है ना। इसका नंबरिंग करता हूं, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, 3 ब्लॉक बेटा एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। अब चलो पहले से शुरुआत करते हैं। तो बेटा कांटेक्ट सरफेस कितनी है यहाँ पे, तो देखो एक सरफेस तो ये है, सरफेस फर्स्ट, और एक सरफेस ये है, सरफेस सेकंड, दो सरफेस है कांटेक्ट सरफेस। अब देखो पहला ब्लॉक दूसरे पर भाई लगाएगा नॉर्मल फर्स्ट, लगाएगा कि नहीं लगाएगा, लगाएगा। और दूसरा ब्लॉक पहले पर भाई क्या लगाएगा, नॉर्मल सेकंड। कैसे, एक्शन रिएक्शन, एक्चुअल में अगर N1 और N2 को देखे तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अच्छा भाई अब पहले ब्लॉक का काम हो गया, अब दूसरे को देखते हैं। तो दूसरा तीसरे पर लगाएगा भाई नॉर्मल सेकंड, और तीसरा दूसरे पर लगाएगा नॉर्मल थर्ड। और तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं है, ग्राउंड से टच मैंने किया ही नहीं है, मैं ग्राउंड की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं। तो और बेटा देखो एक बात बताऊं, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने ऊपर फोर्स नहीं लगा सकता, दूसरे के ऊपर ही फोर्स लगाएगा। तो यानी फर्स्ट वाला ब्लॉक दूसरे पर ही लगा रहा है, N1 खुद पे कभी नहीं आएगा, N2 खुद पे कभी नहीं आएगा, N3 खुद पे कभी नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे पर ही बल लगाया जा सकता है, अपने ऊपर तो कोई लगा ही नहीं सकता बेटा। तो अब देखेंगे इसके बारे में कि जो फर्स्ट है पहला ब्लॉक, इसका यदि मैं एफबीडी बनाऊं तो भाई पहले ब्लॉक का एफबीडी क्या होगा, जल्दी से देखें एक बार और अपनी अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लें। पहले पर केवल और केवल बेटा एक ही फोर्स लगा हुआ है N2, और कोई दिख रहा है क्या भाई, कोई नहीं। तो पहले का एफबीडी होगा N2,
दूसरे का एफबीडी देखो, दूसरे को देखो एक बार, दूसरे को देखेंगे बाद में, दूसरे से पहले अपन तीसरे का देखते हैं। तीसरे का एफबीडी देखो भाई, तीसरे पे कितने फोर्स लगे, केवल N2। अब देखते हैं दूसरे का, तो दूसरे पे बेटा पहले की वजह से भी फोर्स है और तीसरे की वजह से भी, तो दोनों फोर्स को लिखेंगे अब अपन। तो पहले लग रहा है नीचे की तरफ है भाई N1 और ऊपर की तरफ है भाई N3। ये हो गए इन तीनों ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार बेटा इसे नोट करेंगे। चलिए भाई, अभी ये तो है रखा हुआ केक, अब इसको थोड़ा उलट पुलट करेंगे है ना केक को। तो अब अपन एक और सीन देखते हैं। ये ब्लॉक ओवर ब्लॉक हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है भाई साइड बाई ब्लॉक्स वाला है। जैसे फर्स्ट ब्लॉक ये रहा, सेकंड ब्लॉक ये रहा और थर्ड ब्लॉक बेटा ये रहा। तो ये 3 ब्लॉक्स हैं। फिर से नंबरिंग कर देता हूं भाई, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक। कॉन्टेक्ट सरफेस कितनी है भाई, 2। एक सरफेस ये है फर्स्ट और ये है सरफेस सेकंड। ये दोनों क्या है, सरफेस, टचिंग सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस। तो बेटा पहला लगाएगा दूसरे पर, भाई खुद पे तो कभी लगा ही नहीं सकता, ये बात तो मैंने आपको बता दी है। तो पहला लगाएगा दूसरे पर N1 और दूसरा लगाएगा पहले पर प्रतिक्रिया बल के रूप में N2। कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, अब दूसरा लगाएगा तीसरे पर N2 और तीसरा लगाएगा दूसरे पर N3। कोई दिक्कत है क्या भाई? मेरे हिसाब से तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। भाई कोई भी ब्लॉक अपने ऊपर बल नहीं लगाएगा, दूसरे के ऊपर लगाएगा। अब ये दूसरा है, ये दोनों से टच में है तो दोनों पे फोर्स लगाएगा। ये केवल दूसरे से टच में है तो दूसरे पे फोर्स लगाएगा। ये केवल दूसरे से टच में है तो दूसरे पे फोर्स लगाएगा। अब भाई अगर मैं फिर से इन तीनों का बनाता हूं फ्री बॉडी डायग्राम, तो देखो ये ऑब्जेक्ट को मैंने पॉइंट मास मान लिया है। फ्री बॉडी डायग्राम में ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मानते हैं। अब भाई देखो, पहले पर देखो तो पहले पर केवल N2 फोर्स लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा, N2 लगा हुआ है। तीसरे पर देखो, तीसरे पर भाई दूसरी डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, N2 लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अब देखो बेटा दूसरे पर, तो दूसरे पर इधर की दिशा में लगा हुआ है N1 और इधर की दिशा में लगा हुआ है N3। यानी भाई जो भी, अरे आपने सुना होगा ना, कहते हैं बिचौलिया 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 सबसे ज्यादा पिटता है भाई। देख लो, दो दो जगह से फोर्स खा रहा है बीच में, है ना। अगर इसने मारी एक लात तो दूसरे ने भी, मैं भी मारूंगा, बीच में है ना बिचौलिया है। तो बेटा बिचौलिया नहीं बनना कभी भी। अब देखो बीच वाले पे दो दो फोर्स है, बाकी सब पे सिंगल फोर्स है ना। तो एक बार इसे नोट करेंगे। चलिए भाई, अब अपन पढ़ते हैं। अपन ने पर्टिकुलर नॉर्मल केस के बारे में जान लिया। नॉर्मल केस के एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना अपन सीख गए। अब भाई प्रैक्टिस तो आप कितनी भी कर लो, 3 की जगह 5 ब्लॉक रख लो, 5 की जगह 50 ब्लॉक रख लो, वो आपकी मर्जी है। तो अब अपन पढ़ेंगे दो फोर्सेस को मिलाकर, दो फोर्सेस को मिलाकर अपन पढ़ेंगे बेटा। दो फोर्सेस को मिला रहा है तो भाई कौन कौन सी दो पढ़ी हैं अब तक हमने, नॉर्मल और ग्रेविटी, यही तो पढ़े हैं भाई दो फोर्स।
इन दोनों को मिलाकर अब अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर देखते हैं। तो बेटा ये भाई बक्सा, बॉक्स, ब्लॉक, कुछ भी मान लो, ये वही ब्लॉक है। पहले का मास है बेटा m1 और दूसरे का मास है m2 और अब की बार ये सरफेस पे है, अब की बार ये सरफेस पर है। अब भाई अगर कांटेक्ट सरफेस देखे तो दो हो गई फिर से, ये भी कांटेक्ट है सरफेस, ये भी कांटेक्ट है सरफेस। तो भाई दोनों ही सरफेस पर अपन पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। तो मास फर्स्ट की वजह से बेटा फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, मास सेकंड पर जो होगा भाई n1 होगा और मास सेकंड लगाएगा भाई n1 ही मान लेता हूं। अब बोलो क्यों माना, क्योंकि बेटा मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि ये होंगे भाई इक्वल एंड अपोजिट, सबसे पहले भी बता दिया। अब अपन केस अलग पढ़ रहे हैं ना, अब की बार ग्रेविटी भी साथ में है। तो भाई जब मैं फर्स्ट ब्लॉक पर देखता हूं तो फर्स्ट ब्लॉक पर मैंने आपको बता रखा है पहले ब्लॉक का एफबीडी अपन देखते हैं, फर्स्ट ब्लॉक का एफबीडी। तो फर्स्ट ब्लॉक पर बेटा ऊपर तो लगा हुआ है n1, ऊपर तो लगा है n1 और बेटा नीचे क्या लगेगा, आप सबने पढ़ा है एफ जी, जिसे हम बोलते हैं एम जी। क्यों भाई, क्योंकि मास है और अब की बार ग्रेविटेशनल को मिलाकर बात कर रहे हैं। तो एफ जी की जो वैल्यू होगी वो होगी भाई m1 इंटू जी। समझ में आ गया होगा। अब बेटा दूसरी सरफेस पर अगर मैं देखूं सेकंड ब्लॉक पर फोर्स है, तो बेटा सेकंड ब्लॉक पर ब्लॉक लगाएगा सरफेस पर और सरफेस लगाएगी ब्लॉक पर। लेकिन मैं बेटा सरफेस की बात कर रहा हूं। अब फर्स्ट सरफेस पे ये देख लिया, सेकंड सरफेस पे बेटा अगर मैं बात करता हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सेकंड सरफेस, तो भाई क्या क्या होगा, होगा क्या होगा, ये सब भाई ये होगा सरफेस n2 अब भाई देखो होना क्या है, ऊपर तो वही लगेगा n2, नीचे जो लगेगा उसमें बेटा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई जी। आप समझ गए होंगे, क्योंकि भाई अब की बार मास एक ही नहीं है, मास दोनों है और जब दोनों मास हैं तो दोनों ही बराबर होंगे m1 प्लस m2 इंटू जी। यानी ये दोनों ही मास मिलकर नॉर्मल को क्या कर रहे होंगे भाई, बैलेंस कर रहे होंगे। अरे आपने देखा है ना, ये बॉडी क्या उड़ के थोड़ी ही जा रही है भाई, अगर फोर्स ऊपर का ज्यादा हो जाता तो बॉडी उड़कर चलने लग पड़ती है ना, उछल जाती यहाँ से। लेकिन ये चिपकी हुई है, इन द कॉन्टेक्ट है और कॉन्टेक्ट में है, इसका मतलब नॉर्मल जो है इसको बैलेंस कर रहा है, तभी ये कांटेक्ट में है। अगर इनमें से कोई भी एक फोर्स ज्यादा हो जाए तो बेटा काम नहीं बनेगा, है ना। और इसको आप करो नोट, फिर मैं आपको बताता हूं कि सरफेसेस का कितना हमारे जीवन में इंपॉर्टेंस होता है। अब बेटा अब मैं आपको बताता हूं कि सरफेस का हमारे जीवन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखो अगर ये बेटा नॉर्मल फोर्स नहीं हो ना तो किसी भी सरफेस पे अपन टिक ही नहीं पाए। आपको पता है पानी की जो सरफेस है, वाटर सरफेस, उस पे आप पैर रखना डूब क्यों जाते हैं भाई पानी में, क्योंकि उसका जो नॉर्मल है वो बिल्कुल ही नहीं होता, नॉर्मल फोर्स ही नहीं बन पाता वहां पे। अगर बेटा नॉर्मल फोर्स नहीं हो तो सड़कें टूटने लग जाएंगी भाई, सड़कें फटाक से टूट जाएंगी, छतें जो बनी होती हैं मकानों की छत वे टूट जाएंगी। क्यों, क्योंकि ये रुकी किस वजह से है भाई, नॉर्मल की वजह से।
तो नॉर्मल चीजों को टिका कर रखने का काम करता है। अब ये जो केस है, ये जो दो ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबने देखा होगा, उसमें एक हाथी आता है और उस हाथी के ऊपर डॉक्टर हाथी चढ़ता है ना, डॉक्टर हाथी है उसमें। तो हाथी के ऊपर हाथी, ये वाला केस है भाई, ये मांस के ऊपर मांस, वजन के ऊपर वजन, वेट के ऊपर वेट, हाथी के ऊपर डॉक्टर हाथी। यानी भाई इसको अपन लिख ही लेते हैं, चलो। ये है हाथी और ये है भाई डॉक्टर हाथी। हाथी के ऊपर डॉक्टर हाथी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक एपिसोड आता है, मैंने वैसे देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने देखा नहीं है। हाथी के ऊपर डॉक्टर हाथी। तो ये केस अभी अपन ने समझ लिया, इस केस में नॉर्मल है वो दोनों मासेस की वजह से होगा और ये बैलेंस होना होगा। अभी बेटा अपन करेंगे एक सवाल, अभी अपन करेंगे एक सवाल जिसमें अपन से पूछा गया है कि नॉर्मल फोर्स की गणना करिए, यानी कैलकुलेट द नॉर्मल फोर्स एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब बेटा एक ब्लॉक दिया हुआ है 10 केजी का, 10 केजी का एक ब्लॉक जिसपे 50 न्यूटन फोर्स इधर लगा हुआ है, 10 न्यूटन फोर्स इधर लगा हुआ है और ये एक सरफेस पे रखा हुआ है, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा और नॉर्मल ऑफ ब्लॉक क्या होगा। तो भाई नॉर्मल तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा, नॉर्मल फोर्स जो होगा mg के बराबर होगा, और मास क्या है 10, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है 10 ही ले लेते हैं, 100 न्यूटन। अब बहुत लोग क्या करते हैं, इस एन से इस एन को काट देते हैं और फिर कहते हैं 1 बराबर 100। बेटा ऐसा नहीं करना है, ये फोर्स है नॉर्मल फोर्स और ये न्यूटन, ये यूनिट है बेटा फोर्स की, ठीक है। तो नॉर्मल अपना आएगा भाई 100 न्यूटन। अब एक्सीलरेशन कैसे आएगा, एक्सीलरेशन निकालने के लिए बेटा हमें बनाना पड़ेगा इसका एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। सभी फोर्स दिखाने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें चाहिए भाई एफ नेट, और नेट फोर्स कैसे आएगा, जब एक बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस की अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। तो भाई बॉडी पर इधर लग रहा है 50 न्यूटन, बॉडी पर पीछे की साइड लग रहा है 10 न्यूटन, बॉडी पर ऊपर लग रहा है भाई नॉर्मल फोर्स, और बॉडी पर नीचे लगेगा भाई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 100 न्यूटन। अगर मैं देखूं बेटा तो बॉडी उड़कर तो जा नहीं रही है, उड़ नहीं रही, तो इसका मतलब बॉडी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम नया शब्द है भाई, लिख लेना। बॉडी इस समय पे क्या है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, यानी ऐसे ये जो पोर्शन है ये क्या होगा भाई, ये इक्विलिब्रियम में है, जो नॉर्मल है वो बैलेंस कर रहा होगा 100 न्यूटन को। तो इस समय पे एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें एफ नेट चाहिए अपॉन में मास, क्योंकि एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए, नेट फोर्स बराबर एम ए। अब भाई नेट फोर्स क्या होगा 50 माइनस 10 अपॉन में 10 इसका मास दिया हुआ है, 40/10 बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा भाई इसका एक्सेलरेशन। तो बेटा आज रखते हैं लेक्चर को यहीं तक, यहां से आगे अपन समझेंगे आगे। थैंक यू वेरी मच। और बेटा याद रखना जितना भी मैंने पढ़ाया है इस सब को भाई कैलकुलेट करते हुए, इस सब को पढ़ते हुए, इस सब को लिखते हुए, नोट्स बनाते हुए, और बेटा ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाते हुए हमको करनी है अपनी तैयारी। हमारी जो तैयारी है वह बेटा 360 होनी चाहिए, 360 यानी पूरी की पूरी फिजिक्स हमारे उंगलियों पे होनी चाहिए, और बेटा ये सब होता है प्रैक्टिस की वजह से। तो लगे रहिए दोस्तों, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।